जो भी हुआ है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हादसा हो नहीं पाया, उससे पहले मैं सतर्क हो गया था बजरंगबली की कृपा से। तो इस वीडियो को लास्ट तक सभी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। इस एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ 6 महीने से चल रहा था और आज जाकर वो समापन हुआ और थोड़ा सा सेफ मैं रह गया। तो चलो आपको हम बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ 6 महीने के साथ और आज उसका निर्णय निकला है। तो आगे चलते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, तो उससे आपको शिक्षा भी काफ़ी कुछ मिलेगी। तो चलते हैं दोस्त, आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। 6 महीने से जो शुरुआत हो रहा था, तो 24 अक्टूबर को मुझे एक फेसबुक से एक दोस्त का रिक्वेस्ट आया जो कि वो रोमानिया से रहने वाला था और उसके साथ दोस्ती बढ़ती गई। हाल चाल सभी लोग जैसे फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़ते हैं वैसे मेरे साथ भी जुड़े और हाल चाल होने लगा। तो फिर वो मेरे मैसेंजर पर आ गए और मैसेंजर पे उन्होंने मेरे से मेरा हाल चाल पूछा। मैंने हाल चाल बेस्ट बताया, देखने में भी हैंडसम लग रहे थे, काफ़ी खूबसूरत। तो आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं और इन्होंने फ़ोटो चेंज करके बनाया था। कोई नहीं, अपने भाई का फ़ोटो लगा दिया था। बाद में इन्होंने अपना फ़ोटो बताया, अपना फ़ोटो बाद में अपनी सारी पूरी डिटेल दिखाई। तो हमारा 24 अक्टूबर से हम दोनों दोस्त बन गए। वहाँ से फिर हाल चाल इन्होंने पूछा, फिर मैंने पूछा सर आप कहाँ से हैं। फिर इन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर ये मेरे साथ बोले कि मैं रोमानिया से हूँ। इनका नाम क्राइस्ट स्मिथ है और ये क्राइस्ट स्मिथ ये हैं। इन्होंने लेकिन प्रोफाइल पे अपने भाई का फ़ोटो लगाया था, इनके भाई का फ़ोटो ये है। और फिर हम वहाँ से दोस्ती चलती गई। फिर मझे मझे हम दोनों कंटिन्यू बातचीत भी करने लगे नॉर्मली। तो मेरा इंग्लिश कमज़ोर था लेकिन मैंने क्रोम का नेट का गूगल का सहारा लेकर उससे हेल्प लेता रह रहा। और वो इंग्लिश में बातचीत करते थे तो मैं भी हेल्प लेके इंग्लिश में बातचीत उनसे करने लगा अच्छा खासा। तो ठीक ठाक बातचीत चल रही थी। तो दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ती गई। तो हम काफ़ी घनिष्ठ हो गए। जैसे फिर उन्होंने अपनी फैमिली का फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो, अपनी बेटी का सबका फ़ोटो भेजा। तो बोले आप भी अपनी फैमिली, आप शादीशुदा हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं भी शादीशुदा हूँ सर जी और मेरे 2 बच्चे हैं। बातचीत हुआ तो मैंने भी बच्चों का फ़ोटो शेयर किया, दीपावली का फ़ोटो, जो मेरी बच्ची थी उसकी फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो मैंने शेयर किया था। तो ऐसी हमारी दोस्ती आगे फिर चलती रही। फिर 24 उसी टाइम पे मैं घर पे अपने गांव में ही गाड़ी अपना चला रहा था वहाँ पर ठीक ठाक से। तो उसी में दोस्ती फ्री टाइम भी मिल जाता था तो फिर मैं उनसे बातचीत करता रहा ठीक ठाक। फिर उनको 24 जनवरी को मैंने इनवाइट किया। 24 जनवरी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो राम मंदिर बन रहा था उसके बारे में मैंने उनको डिटेल बताई। अपने मथुरा में, यूपी में मथुरा मंदिर, वृंदावन के लिए सारी डिटेल ये सब बताई तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर मुझे भी उनसे घनिष्ठ घर की तरह, दोस्त की तरह बातचीत करने लगा और मैंने उनको जोड़ा और वो इनवाइट भी किया कि आप मेरे यहाँ हिंदुस्तान में आइए, आपको मैं राम मंदिर दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। पूरे विश्व में राम मंदिर को विख्यात किया जा रहा है, बहुत भव्य मंदिर बनेगा। तो उन्होंने उसके लिए मुझे बधाई दी और फिर कहा कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपके देश ज़रूर आऊँगा। उससे पहले जब हमारी बातचीत भी शुरू हुई थी तो उसी टाइम मैंने पूछा था सर जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो सब कुछ हमारा मैं मैसेज में ही चलता था, कभी हमने वीडियो कॉल, एक दूसरे को वीडियो कॉल नहीं किया था। तो उसके बाद कंटिन्यू ऐसे बातचीत चलता रहा। फिर 24 जनवरी को उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मोबाइल नंबर, मैसेंजर से बातचीत हो रहा था। फिर 24 जनवरी को उन्होंने मेरा नंबर मांगा। मैंने सोचा बातचीत तो ठीक ठाक चल ही रहा है और कर लेते हैं दोस्ती। फिर मैंने थोड़ा सा मन में आया कि नंबर ना दें,
लेकिन हमने फिर उनको नंबर दे दिया। हम दोनों में फिर व्हाट्सएप पे बातचीत चलने लगा। तो कुछ ये मैसेंजर की डिटेल हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैसेंजर में मैंने ये सब इनसे थोड़ा सा बातचीत किया था, और यहाँ से फिर मेरा व्हाट्सएप मैंने उनसे शेयर हो गया। फिर व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज करने, फिर डेली एक दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा हालचाल पूछने लगे कि आप कैसे हैं आप। फिर मैं भी हालचाल नॉर्मली चीज़ें पूछता रहता था। फिर इसी बीच हमारे ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, तो काम की ज़्यादा प्रेशर की वजह से थोड़ा सा मुझे काम कंपनी में समय ज़्यादा देता था, तो समय नहीं मिल पाता था इनसे बातचीत करने का। लेकिन जब भी मैं फ्री होता था तो इनके साथ बातचीत करता रहता था। मैसेज के थ्रू ही बातचीत होती थी। तो ठीक ठाक हाल चाल हम पूछते रहे। तो फिर तो दोस्तों फिर 27 फरवरी को उन्होंने अपना उस पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो चेंज किया। फिर मैं तो चौंक गया कि इस पे तो पहले दूसरा व्यक्ति था, अब इस पे दूसरा व्यक्ति का फ़ोटो आ रहा है। फिर मैंने कहा सर अ, ये फ़ोटो किसकी है? फिर मैं उनका नाम फेसबुक पे डाल के उनकी पूरी आईडी खोली और उस पे मैंने पूरी उनकी डिटेल देखी। तो उस डिटेल में वो जो पहले फ़ोटो लगा हुआ था वो यंग थोड़ा सा दिख रहे थे, 40 के आसपास से एज थी। और जो ये हेड थे स्मिथ, ये इनकी एज करीबन 50 से 60 के बीच में था। तो फिर मेरा भी मन आगे पीछे होने लगा, ये उम्रदार हैं, इनसे क्या बातचीत किया जाए। तो थोड़ा सा उनसे मैं दूरियां बना के रहने लगा। काफ़ी दिन दूरियां बना के रहता, जैसे कभी कम बात करता था। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमारा चलने लगा। फिर उन्होंने अपनी बेटी का, फिर मैंने जो पहले फ़ोटो उनके भाई का था उनका फ़ोटो, मैंने वही सब पूछा ये आपकी बेटी हैं? तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो है। बोले कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे भाई हैं छोटे, और ये मेरी बेटी है। तो 15 या 16 साल की है। उसका उन्होंने फ़ोटो भेजा, 27 जनवरी की बात है। तो मुझे फिर अच्छा लगा, ठीक ठाक मैंने बोला वो नाइस, अच्छा फ़ोटो है आप दोनों लोग। उन्होंने अपने घर का भी डिटेल सारी कुछ अच्छी जगह, कई जगह का फ़ोटो डाला था। और फेसबुक से मैंने डिटेल देखी तो मैंने देखा काफ़ी अच्छे आदमी हैं, मोटी फैमिली वाले हैं, पैसा अच्छा है। तो ठीक ठाक चल रहा था ज़िंदगी, और नॉर्मल ऐसे ही चलता रहा। तो हम भी उनको बार बार टोकते भी नहीं थे, आगे फिर बढ़ते रहे। और मैं भी समय कम देने लगा जब मैंने देखा एजेंट हैं, तो उनको समय भी कम देने लगा। इनसे दोस्ती करने से क्या फ़ायदा, और हमें दूर भी रहना चाहिए लोगों से। फिर हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। फिर आज काफ़ी दिनों बाद जो संडे आया है, इस संडे को करीबन 10 बजे के आसपास मेरे पास इनका मैसेज आता है। 10 बजे के बाद इनका मैसेज आता है कि प्रिय दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले वीक मेरी बेटी का बर्थडे है। तो मैं नहीं समझ पाया, मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे है, क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर था थोड़ा। तो मैंने सोचा अगले दिन है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं भी किसी रास्ते में था। तो फिर मैंने उनकी बेटी को विश किया, और मैंने अच्छा खासा स्टेटस से के निकाल करके, और उसको भी मैंने उस पर शेयर कर दिया इंग्लिश में करके। तो शेयर किया तो उनको काफ़ी ही अच्छा लगा। तो उसी दिन, उसके एक दिन 2 दिन पहले उन्होंने कुछ मैसेज भी लिखा था, दोस्त मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी ही अच्छा लगेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बाहर के लोग हैं, डरते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान का हर चीज़ देखते ही हो कि पाकिस्तान से हमें कितना वो रहता है, धोखा सभी लोग देते हैं एक दूसरे को। तो हमें बाहर के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वही चीज़ आगे भी हुआ, लेकिन अभी शुरुआत बीच से सुनिए और कहानी आगे की। तो ऐसे कंटिन्यू ठीक ठाक उन्होंने बोला। तो
बोले कि अगले, तो फिर मैंने उनको लड़की को विश किया और नॉर्मल चीज़ हुई, बस ठीक ठाक चल रहा। फिर उन्होंने शाम को मैसेज किया कि भाई मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और आपके लिए भी कुछ स्पेशल लूँगा, अपनी बेटी के बर्थडे पर मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मेरे मन में आया, हो सकते हैं हम बड़े आदमी हों, उनको कोई मेरी बात अच्छी लग गई हो, तो उसी को चलते हुए उन्होंने उस गिफ्ट देने का प्रस्ताव डाल दिया। मैसेज रात को डाला तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली बातें, जब मैंने देखा था एजेड है तो कम बातचीत करता था, तो फिर ऐसे ही मैसेज डाल दिया कि हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। तो मैंने सोचा देखो क्या देते हैं, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कोई छोटा मोटा आइटम है, बड़े आदमी हैं, दे देंगे 10-20 हज़ार रुपये का, विदेश का 10-20 हज़ार रुपये क्या है। लेकिन अगले दिन सोमवार को मैसेज आता है कि हम शॉपिंग करने गए, वहाँ से उन्होंने शॉपिंग से सामान खरीद कर लाए। तो उन्होंने मंडे को मेरे पास 2 बजे के आसपास, मंडे को 2 बजे दोपहर में मेरे पास मैसेज आता है। उन्होंने उन सामानों का पूरा फोटो भेजा और उस फोटो के अंदर काफ़ी महंगे आइटम थे। महंगे आइटम का मतलब काफ़ी ही महंगा था, कम से कम 7-8 लाख रुपए का सामान था उसमें। ये आप देख सकते हैं, ये सारे आइटम उसके अंदर थे। और मैं वैसे बता भी देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। जूता था, 3 तरह का जूता था, एक घड़ी थी, एक एप्पल का फ़ोन था, और 3 शर्ट था, एक हैट थी, लेडीज ज्वेलरी थी, और लेडीज जूती था, और लेडीज पर्स था। इतना आइटम उन्होंने बकायदा, और उसमें $50,000 हाथ से गिनते हुए वीडियो बनाया कि वो भी भेज रखा था। और ये सारी चीज़ें फिर बोले कि ये दोस्त आपके लिए मैं भेज रहा हूँ इंडिया। तो मैंने तुरंत ये देखते ही मैं चौंक गया। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था कि बाहर का आदमी इतना ज़्यादा दे किसी को गिफ्ट दे रहा है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मन मेरा, मैं डरा कि ये फ्रॉड वाली चीज़ें हैं। लेकिन फिर बाद में मेरे मन आया कि 6 महीने हो गए हैं इनसे बातचीत करते हुए, तो ये कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। और काफ़ी दिन से बात भी चल रही है, तो फैमिली भी, मैं भी उनकी फैमिली से बातचीत, और फैमिली में भी दिखाया, उनके माता पिता साहब भी लोग थे। तो वैसे फ़ोटो में ही देखा था, फ़ोटो के थ्रू ही, वीडियो कॉल नहीं बात हुई थी। तो ऐसे ठीक है। तो मैं सोचा अच्छे आदमी होंगे, फैमिली भी, उनकी बेटी बेटी को देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी चीज़ें की ठीक ठाक। फिर वो थोड़ी देर बाद मैसेज करते हैं कि मैं आपके इस सामान को जो खरीद रखा है, ये मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, आपको पार्सल करूँगा इंडिया के लिए। और जब मैंने ये सामान देखा तो मैंने उनको मैसेज डाला कि सर जी आप मेरे से प्यार से ही बात कर लीजिए, इस यही बहुत है, मुझे सामान नहीं चाहिए। क्योंकि मैं डर गया था कि ये फ्रॉड वाली चीज़ें, उसमें कुछ भी आइटम हो सकता है, बम हो सकता है, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट भेज सकते हैं जिससे हमें दिक्कत हो सके। और इंडिया किसी का भी सामान नहीं लेना चाहिए, कभी भी दिक्कत आ सकती है, या मुझसे कुल भेज के कुछ गलत काम कराना चाहते, करवा सकते। लेकिन मैं अपने देश के खिलाफ कभी गलत नहीं बोलूँगा, चाहे करोड़ों अरबों में भी मिल जाए, मैं अपने देश के साथ, और कभी गद्दारी नहीं करूँगा। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, कभी भी जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं सोचूंगा कि अपने देश के लिए, और वैसे भी किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का आप अभी भी बने रहिए साथ में, और वीडियो को ज़रूर देखिए, स्क्रिप्ट काटना मत, रिक्वेस्ट है। इससे आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं, आगे आपको हम बताते हैं।
उन्होंने उसमें 2 फ़ोटो और भी भेजे थे जो कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। कुछ फ़ोटो मेरे इसलिए बच गए कि मैंने अपने दोस्त को भेज दिया था। तो एक दोस्त था यहीं पर, तो मैंने उसके मोबाइल पे भेज दिया था, तो वो चीज़ें फ़ोटो वो सब बच गई, नहीं तो वो सारी चीज़ें डिलीट कर रहा था। चलिए आगे बताता हूँ, फिर ये सब आगे आपको समझ में आएगी। तो तो जब मैंने उसको मना किया कि भाई मुझे सामान नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मैसेज डाला कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ आपके पार्सल को डिलीवर करने। तो उन्होंने वहाँ पार्सल के कार्यालय पर गए। कार्यालय पर फार्म भरते समय उसका फ़ोटो लिया था, बाकायदा वो फार्म भर रहे हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोरियर ऑफिस में DHL ऑफिस था, वहाँ पर वो फार्म भर रहे हैं। फिर पार्सल गाड़ी जहाज़ पर लोड करते समय वहाँ पर दिखाया गया कि वहाँ पर भी वो लोड कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों फ़ोटो मैंने अपने दोस्त को नहीं शेयर कर पाया था, तो वो दोनों फ़ोटो इन्होंने डिलीट मार दिया। नहीं बचा, मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं कर पाया। और उनकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट कर ली थी उनके डिलीट करने से पहले, जब उन्होंने मना किया था। तो फिर तो ऐसे ही फिर उन्होंने वहाँ से पार्सल के लिए बोला, मैं निकाल रहा हूँ। तो मैंने फिर शाम हो गई थी, फिर मैंने भी मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, आगे फिर कंटिन्यू चलता रहा। और सुबह फ़ोन मेरे पास, मैंने सोचा कि मैं नहीं कॉल करूँगा फ्रॉड, क्योंकि दिमाग में चल रहा था गंद, वो भेजे कि ना भेजे, या ये तो फ्रॉड वाली मेरे माइंड में था कि इतना पैसा कौन दे सकता है, 12-13 लाख रुपए। उसको $50,000 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 9 लाख कुछ रुपए पेमेंट दिखा रहा था। उन्होंने कहा उसी पार्सल के अंदर हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, जिससे आप अपनी फैमिली के बच्चों को खुश रख सकें। लेकिन मैंने कभी मन में कभी लालच नहीं किया, और मैंने मना भी किया था, लेकिन भेज रहा था तो मैंने सोचा आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर सुबह मैंने मैसेज उनको नहीं किया। मैसेज इसलिए नहीं किया कि उनको यह ना लगे, मैं तो उनको अच्छा समझ रहा था, और उनको ऐसा ना लगे कि अगला बंदा लालची है। तो मैंने उनको कुछ भी मैसेज नहीं किया। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, 10:30 बज गए थे, फिर उनका मैसेज आता है कि भाई मैंने आपको अ, आपका पार्सल आपको मिल गया कि नहीं मिला। तो मैंने कि मैं तो स्टोर लाइन से हूँ, तो मुझे, और काफ़ी दिन से कंपनी में काम भी करता रहता हूँ, तो मुझे नॉलेज थी कि इंटरनेशनल लोकल कोरियर सारी चीज़ें डिटेल पता था। तो मैंने सीधा ही कहा कि सर आपने आपका पार्सल नहीं मिला, आपने ट्रैकिंग नंबर दिया ही नहीं था, तो पार्सल मैं कैसे रिसीव करूँगा। आप ट्रैकिंग नंबर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक कॉल आएगा, और एयरपोर्ट से कॉल आएगा तो आप उनसे बात कर लीजिए, आपके पास कॉल आ रखा होगा। तो मैंने मोबाइल पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने देखा तो उस पर कॉल आया हुआ था, 2 कॉल। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो एक लड़की ने उठाया। तो उसने बताया कि सर, मैंने बताया कि मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, और रोमानिया से मेरे लिए कुछ पार्सल आया है, तो वो मुझे चाहिए था। तो उन्होंने मेरे दोनों एड्रेस ले लिए थे, घर का भी एड्रेस लिया था और ऑफिस का भी एड्रेस ले लिया था, दोनों एड्रेस। लेकिन मैंने घर ऑफिस का एड्रेस जब दिया तो उन्होंने नहीं बोला, नहीं घर का, आपका जो सामान मैं भेज रहा हूँ वो काफ़ी ही कीमती है, तो इसलिए हम घर पे भेजेंगे, घर पे आप सेफ, ऑफिस में मत मंगाइए। ये चीज़ उन्होंने मुझे बोला था। तो ठीक था। उसके बाद मैंने जब ट्रैकिंग नंबर लिया तो फिर वो उनका मन आगे पीछे होने लगा, बोले कॉल कर लो। फिर मैंने मैडम को कॉल किया, मैंने कहा मेरा कुछ पार्सल आया हुआ है, मैंने बताया अपना डिटेल। तो बोली नहीं, और कस्टम में फंसा हुआ है, तो थोड़ा कस्टम का डिटेल, काफ़ी दिन हो गया है, ये 1-1.5 साल जॉब छोड़ दिया था बीच में, तो उसे थोड़ा सा ध्यान में नहीं था। वैसे कस्टम की चीज़ें होती हैं कि हमें क्लियर करवाना होता है, कभी पार्टी वाला पैसे दे देता है, या हम रिसीव करने जा रहे हैं हम पैसे देते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे देने होंगे 36,000 रुपये, आप 36,000 रुपये देकर इस पार्सल को रिसीव कर लीजिए। मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है मैम,
और मैं सर को कॉल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस लड़की को नहीं डाँटा, कि वो पूरी बात जाने किसी को नहीं डाँट सकते। फिर मैंने सर को मैसेज किया कि सर, आप जो पार्सल दे रखे हैं वो एयरपोर्ट पे फंस गया, वो कह रही हैं कि 36,000 रुपये लगेगा तभी दे पाएंगे। तो सर ने बोले कि मैं अभी तुरंत एयरपोर्ट पे बात करता हूँ, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे तक कॉल नहीं किया। आधे घंटे तक कॉल नहीं किया तो फिर मैं भी थोड़ा सा मन में हिचकिचाने लगा कि ये फ्रॉड, कोई चीज़ मन के अंदर चल रहा था कि ये फ्रॉड चल है, कैसा क्या है। तो ठीक ठाक। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद इनका मैसेज आता है कि तो जितेंद्र, अ, जितेंद्र सर जी बोलता था। वो भी रिस्पेक्ट हर चीज़ में देता था, फ्रॉड तो करना ही था इसलिए रिस्पेक्ट भी दे रहा था। बोला, जितेंद्र सर, आप पार्सल को रिसीव कर लिए, कुछ तो पैसा देना ही होता है, तो आप दे के कर लीजिए। तो मैंने पॉइंट उनके सामने बात रखी कि सर, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं पार्सल नहीं रिसीव कर सकता। और आपने इतना सारा पैसा भेजा है, आप अपनी खुशी से दे रहे हैं मुझे, दे रहे हैं गिफ्ट, तो जो भी ये 20-36 हज़ार रुपये लग रहा है आप अपनी जेब से दे दीजिए, और पार्सल वाला पैसा मेरे पास होगा तो मैं फिर दे दूंगा। तो उन्होंने अ, कुछ भी नहीं बोला, ना मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, काफ़ी देर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आता है कि मैं मैंने उनसे, एयरपोर्ट वालों से बातचीत समझौता कर लिया है, आप कम पैसे दे दीजिए, 15,000 दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने 15,000 रुपये का नाम लिया कि 15,000 रुपये दे दो, मेरा पारा हाई हो गया। और मेरा गुस्सा हो, मैं जो सोच नहीं रहा था कि ये फ्रॉड है, वहाँ पर मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। क्योंकि मैं हर पॉइंट को बहुत बारीकी से देखता हूँ, फ्रॉड की यही चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें। और मैं बिल्कुल चौकन्ना, मेरा वहाँ पर विश्वास एकदम पक्का हो गया कि कोई भी, मान लीजिए कोई दोस्त बनता है या कुछ भी देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का सामान दे सकता है। 50,000 छोटा आइटम है, 50,000 का कुछ भी आइटम दे देगा तो बड़े आदमी के लिए 50,000 कुछ नहीं है। लेकिन 11 लाख 12 लाख रुपए किसी को दे रहा है तो ऐसे नहीं देगा, किसी फायदे के लिए ही देगा। तो ये चीज़, फिर मैं वहाँ से गुस्से में हो गया। मैंने कहा कि आप लोग फ्रॉड आदमी हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, और अपना प्रोडक्ट वापस, आप, मुझे कोरियर नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रिसीव नहीं कर सकता। तब तक तो मैं उनको सर सर रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जब मैं, उन्होंने 15,000 का नाम लिया तो मैं फिर गुस्सा हो गया। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा टाइट होकर कहा कि आप लोग फ्रॉड हैं, और ये अपना पार्सल अपना आप मंगा लीजिए। तो थोड़ी देर बाद बोलता है वो बंदा कि नहीं, मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है, तुमने मेरा इतना पैसा बर्बाद करा दिए। मैंने कहा बर्बाद क्या करा दिया आपने, 14 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं, तो 36,000 और दे के मुझे दे दीजिए, मैं रिसीव कर लेता हूँ। फिर उन्होंने उस पर फिर नहीं बोलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा दिखाता है, मैसेज लिखता है कि आ, आ, कि आपको, आ, आप मेरा पैसा ये सब बर्बाद कर रखे हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बोला, आप शांत रहो, मैं आपको अभी, आप मुझे जानते नहीं हो मैं कितना वो हूँ। फिर मैं बिल्कुल माइंड में सोचा कि मैं कोई भी केस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो इसमें फिर मेरे लिए दिक्कत, फिर छानबीन होगी, तो इससे मैंने वो सब नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत ज़्यादा ही डांट दिया था। फिर उसको मैं मैसेज भी किया कि देखिए, आप इंसान होंगे तो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, और मैं बजरंगबली की कृपा से सेफ बच गया यहाँ से। और मैंने उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ सोचा था कि यदि वह चोर या फ्रॉड ना होता तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता था। उसके लिए मैंने सोचा था कि उसकी बेटी का बर्थडे छोटे गरीब बच्चों के साथ मनाऊंगा अच्छे से,
और उसको वीडियो भेजूँगा तो उसको भी पसंद आएगा, वो भी खुश होगा कि इंडिया में भी कोई दोस्त मना रहा है। इस तरह कौन दोस्ती कर पाएगा। और ये कलयुग का टाइम चल रहा है, तो किसी पर विश्वास ना करें और सेफ रहिए। तो उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद मैसेज किया कि भाई मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूँ। मैंने कहा आप ब्लॉक कर दीजिए। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और थोड़ी देर बाद फिर मैंने उस लड़की को कॉल किया जो एयरपोर्ट पे कस्टम का बात कर रही थी, उसका भी नंबर ब्लॉक आया। तो यहाँ पर बजरंगबली के आशीर्वाद से मैं कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं फंसा हूँ, और बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा। बजरंगबली को आप देख सकते हैं, आप सब भी आशीर्वाद लीजिए और इन सब लोगों से काफ़ी ही दूर रहिए। मैं इतना सतर्क होने के बावजूद इस जगह पे फंस गया। तो मैं यही दया कृपा करता हूँ कि भगवान की कृपा से कोई भी लोग ना फंसे। और मैं बहुत चौकन्ना होने के बावजूद इतना सतर्क रहता हूँ, तब भी उसने मेरा मन जीत लिया। 6 महीने के अंदर उसने मुझे चारों तरफ से इतना खुश सब कुछ कर लिया। और लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट पे उसने धोखा दे दिया। तो ऐसे किसी के साथ ना जुड़ें कि लालच के चक्कर में, और अपना कोई भी ओटीपी, आधार कार्ड या कुछ भी मत दे। जब उसने मेरे से एड्रेस मांगा था तो मैंने भी उसको आधार कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी फ्रॉड है। अपने किसी भी रिश्तेदार या किसी को भी कुछ भी ना दें। वैसे भी डॉक्यूमेंट किसी भी जिसको आप नहीं जानते, अदर आदमी को कुछ भी डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं देना चाहिए, आपके लिए दिक्कत होगी। और इससे आप सावधान रहें। तो उसके बाद मैं सब लोगों से ही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फ्रॉड आदमी से बहुत सेफ रहें। सबके पास कॉल आता है, आप मोबाइल में ट्रू कॉलर सेव कर सकते हैं। ट्रू कॉलर से आपके पास जो भी कॉल करता है उसके नाम पता आ जाता है। उस जिसके नाम से सिम रहता है वो, जिसे उस बंदे का नहीं, लेकिन उससे ये हम डिटेल निकाल सकते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या है। तो इससे सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग शेयर कीजिएगा। और काफ़ी इससे आपको काफ़ी अच्छी ये मिली होगी किसी के बहकावे में या किसी के साथ जुड़ने में। अपना बहुत बातचीत कीजिए, लेकिन उसके साथ कोई भी चीज़ साझा मत कीजिएगा। मैं इस वीडियो का यही बनाने का मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। काफ़ी ही सोच समझ कर मैंने यह वीडियो बनाया, तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा और भविष्य में अपने आप पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखा। एक एक रुपया कितने मेहनत से आता है, ये सब आप जानते हैं। तो अपने पैसे को सेफ रखिए और किसी भी अनजान आदमी से उतना व्यवहार ना बनाइए कि आपका नुकसान हो। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और लास्ट में जो जो उसने प्रोडक्ट दिए थे वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो, ये सारे प्रोडक्ट हैं।
वीडियो कैसा लगा, और अपने इस दोस्त को आपकी इच्छा जैसा आप सबको अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि इससे सभी को ज्ञान मिले। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय, जय हिंद।